तो आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास गोदान से जुड़े हैं। हाँ, गोदान 1936 में आई उपन्यास, जिसे प्रेमचंद का आखिरी और शायद सबसे यथार्थवादी काम भी कहते हैं। और जब हम सोचते हैं कि एक गरीब किसान, उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी, आमतौर पर जमीन या पैसा दिमाग में आता है। सही बात है। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि होरी, जो कहानी का मुख्य पात्र है, उसकी सबसे बड़ी हसरत थी एक गाय, बस एक गाय। और वो भी किस लिए? ताकि वो उसका दान कर सके। गोदान, ये बड़ी अजीब सी लेकिन गहरी इच्छा है। हाँ, अजीब तो है, पर ये कहानी सिर्फ इस इच्छा तक सीमित नहीं है ना। ये तो उस समय के भारतीय गांव की सच्चाई है। बिल्कुल। आर्थिक शोषण, समाज का ढांचा, ऊंच नीच, ये सब कुछ इसमें बुना हुआ है। चलिए इन स्रोतों की रोशनी में इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, तो स्रोत में एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि प्रेमचंद ने कैसे होरी की ये बहुत ही निजी, एक तरह से धार्मिक इच्छा, गाय का दान, उसे उस वक्त की जो सामाजिक और आर्थिक सच्चाई थी उससे जोड़ दिया है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं देती, ये उस पूरे सिस्टम का, उस ताने बाने का विश्लेषण बन जाती है जिसमें होरी जी रहा था। सही कहा। और स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि कैसे गरीबी और वो कभी ना खत्म होने वाला कर्ज, उफ, वो कर्ज का जाल। हाँ, और समाज का दबाव, फिर धर्म के नाम पर जो शोषण होता था, ये सब मिलकर होरी को कैसे लगातार तोड़ते हैं। बिल्कुल। और उसका असर सिर्फ होरी पर नहीं, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। उसकी पत्नी धनिया, बेटा गोबर, बहू झुनिया, सब इस जद्दोजहद में शामिल हैं। हाँ, और प्रेमचंद ने गांव की जो तस्वीर खींची है, स्रोत बताते हैं कि वो बहुत असली है, मतलब कच्ची सच्ची तस्वीर। एकदम। महाजन कैसे शोषण करता है, ऊंची जाति वाले कैसे रौब दिखाते हैं, पुलिस का डर, पंडितों की अपनी चालें, सब कुछ है उसमें। और ये भी तो है कि जब गोबर, होरी का बेटा, तंग आकर शहर भाग जाता है, हाँ, वो सोचता है शहर में कुछ बेहतर होगा, पर स्रोत इशारा करते हैं कि वहां भी उसे वो बराबरी या वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश थी। सही। इससे यही पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी थी, कितनी फैली हुई थी। गांव हो या शहर, हालात बहुत अलग नहीं थे गरीब के लिए। और फिर कहानी का अंत, होरी, हाँ, उसकी जो एक इच्छा थी एक गाय दान करने की, वो पूरी नहीं हो पाती। हाँ, वो उसी हसरत के साथ मर जाता है। ये बहुत दुखद है। बहुत। लेकिन फिर धनिया का वो कदम याद है, जब पंडित जी दक्षिणा मांगते हैं मरते हुए होरी के लिए, और धनिया अपनी गांठ से वो आखिरी बचा हुआ 1 रुपया निकाल कर देती है, कहती है यही हमारा गोदान है। वो दृश्य तो रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेजिक एंडिंग नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था पर, उस सिस्टम पर एक करारा तमाचा है। तो क्या स्रोत होरी की कहानी को सिर्फ एक व्यक्ति की हार मानते हैं या कुछ और भी है? नहीं, उससे कहीं बढ़कर, अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें, जैसा स्रोत बताते हैं, तो गोदान असल में उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो होरी जैसे सीधे साधे मेहनती इंसान को पीस डालता है। कैसे? मतलब कौन पीस रहा है उसे? वही धर्म, जाति, पैसा, ताकत, ये सब मिलकर। प्रेमचंद ने यही दिखाया है कि ये सारी शक्तियां कैसे एक साथ काम करती हैं गरीब का शोषण करने के लिए। तो स्रोतों के अनुसार होरी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो उस वक्त के आम भारतीय आदमी का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। मेहनती, ईमानदार, लेकिन लगातार जिसका शोषण हो रहा है। और उपन्यास की भाषा के बारे में भी स्रोत बात करते हैं। कहते हैं कि बहुत जमीनी, यथार्थवादी भाषा है और चरित्र बहुत जीवंत लगते हैं। हाँ, ये प्रेमचंद की खासियत थी। हालांकि स्रोत एक बात और भी कहते हैं। क्या? कि शायद कहानी के कुछ हिस्से, खासकर जो शहर वाले सीन हैं, वो उतने असरदार नहीं बन पाए हैं, और कहीं-कहीं कहानी थोड़ी धीमी भी लग सकती है। अच्छा, ये भी एक नजरिया है जो स्रोतों में मिलता है। हाँ, तो ये पहलू भी ध्यान में रखने जैसा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को देखें तो हम कह सकते हैं कि गोदान सिर्फ एक किसान की दुख भरी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय समाज का, खासकर उस समय के ग्रामीण जीवन के संघर्षों, शोषण और सच का एक बहुत शक्तिशाली दस्तावेज है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि होरी की कहानी, उसके संघर्ष, वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं।